अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अनीस हुसैन नॉर्थ कैंपस से हम मौजूद हैं और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं बेटे। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 3 है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हम आज बात स्टार्ट करेंगे मोलैरिटी से। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट with molarity. Got it? अच्छा, मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है बेटे? अगर मैं मोलैरिटी की डेफिनेशन की बात करूं सो इट्स अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg of solvent. Number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent is known as molality of solution. यानी अगर मेरे पास 1 मोलर सॉल्यूशन है तो बेटे इसका मतलब होगा कि 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम वाटर और एनी सॉल्वेंट। ठीक है बेटे। इसी तरह से अगर 0.5 मोलर है तो बेटे इसके दो मतलब हो सकते हैं। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो ये बेटे कि 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg of solvent or water या 1 mole of solute dissolved in 2 kg of solvent, right? बेटे इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो यूनिट है हमारे पास वो मोल पर kg इसका यूनिट होता है। बेटे इसके फॉर्मूलाए क्या क्या हैं? हम जनरली दो फॉर्मूलाए इसके यूज करते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू mass of solute divided by molar mass multiplied by 1 upon mass of solvent। लेकिन ये mass of solvent किस में होना चाहिए? kg में। इसी तरह से बेटे मोलैरिटी इज इक्वल टू moles of solute divided by mass of solvent। लेकिन बेटे ये mass of solvent किस में होना चाहिए? kg में। लेट्स सपोज अगर हमारे पास mass of solvent kg में ना हो तो हम फॉर्मूले को यूं भी यूज कर सकते हैं। mass of solute divided by molar mass multiply by
1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट और यहाँ पे ये ग्राम में होगा। तो इस तरह से हम फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं बेटे। बेटे दो अहम बातें यहाँ पर आप नोट करेंगे। पहली बात ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास दो सैंपल दिए गए हैं ए एंड बी। बेटे ए है 1 मोलल NaOH और बी है 1 मोलर NaOH। और बेटे हमसे ये पूछा जाए अगर विच वन इज मोर कंसंट्रेटेड, कौन ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, तो बेटे इसका आंसर ये होगा कि 1 मोलर NaOH is more concentrated than 1 molar NaOH because the first one contains less amount of solvent, right? Because the first one contains less amount of solvent. बेटे चूंकि यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट की बात हो रही है तो एक और पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मोलर सॉल्यूशंस, बल्कि यूं लिख लीजिए, concentration of molar solutions does not change with temperature। कंसंट्रेशन ऑफ मोलर सॉल्यूशन जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होते। बिकॉज बेटे यहाँ पे मास की बात हो रही होती है। जहाँ पर मास की बात होगी तो वहाँ पे मास तो आप जानते हैं इट रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर एंड इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर। So it is very easy to understand that molality does not depend on the temperature or independent of the temperature, while molarity, the previous topic, molarity, the previous unit of concentration, depends on the temperature. It varies with the temperature. I hope कि आपको बात समझ में आ गई होगी। बेटे इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। बेटे आप वीडियो को पॉज करेंगे और वीडियो को पॉज करने के बाद आप जो है वो नोट करिएगा, फिर हम आगे चलेंगे। मिटा दूं बेटे?
बेटे अब हम इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू करने जा रहे हैं। तो बेटे हमारे पास जो एमसीक्यू है वो ये है कि 5 ग्राम ऑफ टॉलीन, टॉलीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? C6H5CH3, है ना। टॉलीन राइट इज डिजॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ बेंजीन C6H6। द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन इज डैश। अब ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ गिवन हैं बेटे, आइए इसको करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूट है वो टॉलीन है, और बेटे इसका मास गिवन है, एमटी कर देता हूँ, मास ऑफ टॉलीन विच इज़ 5 ग्राम। ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जो बेटे जिनकी प्रैक्टिस हुई है बच्चों की वो डायरेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस पहले नहीं हुई हुई तो बेटे आप इस तरह से इसको स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा शुरू में, फिर इंशाल्लाह जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एम आर चाहिए, एम आर ऑफ टॉलीन, और एम आर ऑफ टॉलीन कितना होगा बेटे? आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। वी हैव 7 कार्बन एंड 8 हाइड्रोजन, तो 12 7 ज़ा 84, और 84 प्लस 8 इट बिकम्स 92 आ गया ग्राम पर मोल। और बेटे इसी तरह से हमारे पास मास ऑफ, बेसिकली जो सॉल्वेंट है यहाँ पे वो बेंजीन है, और मास ऑफ बेंजीन हमारे पास 250 ग्राम है। और बेटे मोलैलिटी हमें मालूम करनी है, राइट। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मोलैलिटी इज इक्वल टू MT यानी मास ऑफ टॉलीन, MR मोलर मास ऑफ टॉलीन, मल्टीप्लाई बाय 1000 इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ग्राम में दिया हुआ है, और बेटे 250 ग्राम ये हमारे पास, इसको ऐसे लिख लें MB दैट इज मास ऑफ बेंजीन। तो टॉलीन का मास कितना है मेरे पास? टॉलीन का मास है बेटे 5 ग्राम, मोलर मास 92 मल्टीप्लाई बाय 1000, और यहाँ पे MB आ जाएगा। MB कितना है बेटे? इट्स 250। देखो मैंने आपको सिखाया है कि आप राउंड ऑफ कर लो चीज़ों को, तो 92 को आप 100 मान लो, 90 भी मान सकते हो, मैंने 100 मान लिया, ठीक है। तो 100 1 ज़ा 100, और 100 10 ज़ा राइट 1000 हो गया, और 10 1 ज़ा 10, और 10 25 से कितना हो गया बेटे हमारे पास 250, 5 1 ज़ा 5, और बेटे 5 1 ज़ा 5 हो गया, और 5 5 ज़ा 25। सो फाइनली यू गॉट 1/5। तो बेटे 1/5 का मतलब 0.2 होता है। अगर किसी को ये समझ में ना आ रहा हो तो ऐसे देख ले बेटे, ये 1 है, इसको 5 से डिवाइड करना है। 1 डिवाइड नहीं हो सकता 5 से, 1 इज़ नॉट पॉसिबल, कैन बी डिवाइडेड बाय 5, सो यू विल ऐड अ 0 एंड अ डेसिमल। इस तरह से जब यहाँ 0 लगाओगे तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10, बेटे ख़त्म हो गया, 0.2 आंसर आया। अब चूंकि हमने अप्रॉक्सीमेशन की थी तो देखो 0.2 के नियरेस्ट कौन सा आंसर है? अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा, 0.2 के नियरेस्ट कौन सा आंसर है? सो इट इज़ 0.217, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह अप्रॉक्सीमेशन करके हम अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करते हैं। हम या तो डेसिमल फ्रैक्शंस को अवॉइड कर देते हैं, या फिर हम जो है वो अप्रॉक्सीमेशन करके जो है वो ये काम कर रहे होते हैं। बेटा अब इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। मिटा दूं? रब कर दें बेटे?
चलो मेरा बेटा रब कर रहा हूं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बेटा अगला टॉपिक है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। अगला टॉपिक है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। अब हम मोल फ्रैक्शन की तरफ जाएंगे। अच्छा मेरा बेटा, अब देखिए हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड। मेरा बेटा हम ये बात जानते हैं कि जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है। अब मिसाल के तौर पर शुगर प्लस मिल्क, तो बेटे हमारे पास एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। सॉल्ट प्लस वाटर, राइट। अल्कोहल प्लस बेंजीन। तो बेटे हमारे पास आप देख सकते हैं कि दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, जनरली वी कंसिडर दैट एज द बाइनरी सोल्यूशन। ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं बाइनरी सोल्यूशंस की, यानी सोल्यूशंस विच कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स। पार्ट 1 में मैंने बताया था अ सोल्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 कंपोनेंट्स। लेकिन बेटे जब ऐसी सूरत हाल हो जाए कि 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स हों किसी सोल्यूशन के अंदर, तो एक बहुत ही इफेक्टिव यूनिट होता है विच इज़ कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। अब इस बात को अपने पास नोट कीजिए कि द यूनिट of concentration, there is a mole fraction, is applicable in case of tertiary or quaternary solutions. That is, if the components are more than 2, then the best unit is the mole fraction. तो वो मोल फ्रैक्शन हमारे पास एक बहुत अच्छा यूनिट है। तो बेटे बात करते हैं मोल फ्रैक्शन के ऊपर, फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। मेरे बच्चों मोल फ्रैक्शन जो है बेसिकली ये रेशो है। इट्स अ रेशो between moles of a substance and total number of moles of all components. Total number of moles of all components is called mole fraction. इसे हम नाम देते हैं मोल फ्रैक्शन। रेशो बिटवीन मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। ठीक हो गया? अच्छा, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एग्जाम्पल देख लो बेटे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ मिक्सचर। मिक्सचर ऑफ 3 non-reacting gases, say A, B and C। अच्छा, मोल फ्रैक्शन को आप किसी भी टाइप ऑफ सॉल्यूशन में अप्लाई कर सकते हो। सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, ठीक है। इस तरह से लिक्विड सॉलिड, लिक्विड गैस, लिक्विड लिक्विड, इस तरह से गैस सॉलिड, गैस लिक्विड, गैस गैस, वट एवर द टाइप, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। सो वी हैव 3 गैसेस A, B एंड C। तो बेटे जो गैस A है उसके मोल्स होंगे Na, जो गैस B है
उसके मोल्स होंगे NB, और जो गैस C है उसके मोल्स होंगे NC। तो जो टोटल मोल्स आ गए NT इज Na प्लस NB प्लस NC, यानी कंपोनेंट्स के मोल्स को ऐड करके जो मोल्स आए वो टोटल मोल्स कहलाए। बेटा अब फर्ज करो मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A कैलकुलेट करना है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैं मोल्स ऑफ A को डिवाइड कर दूंगा टोटल मोल से। इसी तरह से बेटे अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ B कैलकुलेट करना है तो मैं मोल्स ऑफ B को डिवाइड कर दूंगा टोटल मोल से। इफ आई वांट टू कैलकुलेट मोल्स फ्रैक्शन ऑफ C, तो मैं मोल्स ऑफ C को डिवाइड कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। उम्मीद है मेरे बच्चों को बात समझ में आ रही होगी। बेटा इसी तरह से एक होता है मोल परसेंटेज। मोल परसेंटेज, तो बेटे मोल परसेंटेज कैसे निकालोगे? बेसिकली इसी तरह निकलती है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू कैलकुलेट मोल परसेंटेज ऑफ गैस A, तो मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। मोल परसेंटेज ऑफ गैस B, moles of B divided by total moles multiplied by 100, mole percentage of gas C, moles of C divided by total moles multiplied by 100. Got it? तो ये हमारे पास जो है मोल परसेंटेज की बात है, ठीक है। तो बेटे मोल परसेंटेज आपको बहुत सारी जगहों पे काम आ सकता है, और जैसे चैप्टर नंबर 2 में आप देखेंगे कि जब डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल, यहाँ तो इस्तेमाल है ही, लेकिन जब हम डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ रहे होंगे तब भी ये आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लीजिए। तो बेटे फिर हम आगे चलते हैं और फिर हम जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। तो क्या मैं रब कर सकता हूं? ओके। बेटे अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक MCQ। इसको ऐसे लिख लेते हैं, equal masses of hydrogen, helium and methane are given the mole fractions of each is dash। ठीक है भाई, हर एक की मोल फ्रैक्शन जो है वो डैश होगी हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन ए ले लेते हैं, 2, 4, 16, राइट। ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन इज ईच रिस्पेक्टिवली, ठीक है।
अच्छा, इसी तरीके से बेटे हमारे पास जो है मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है। यहाँ पे मोल जो है परसेंटेज नहीं पूछी जा रही, तो मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है। तो बेटे यहाँ पे एक और हम ऑप्शन बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और वो हो जाएगा हमारे पास वन अपॉन 8, 1/4 और 1, इस तरह से हो जाएगा 1/8 और 1/4 एंड 1। ये ऑप्शन हमारे पास आ गए। ऑप्शन सी हम ले लेते हैं यहाँ पे। The option C are 8/9 और क्या हो जाएगा भाई, एक और ऑप्शन बन सकता है हमारे पास 4/9, right, and 1/9, D, none of these। अब देखो इस तरह के MCQs जो हैं बेटे, करने का तरीक़ा ये होता है कि इस तरह के MCQs में हम जो है, हमें यहाँ पे किसी का भी मास नहीं गिवन। 3 गैसेस है बेटे, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन, और किसी का भी मास गिवन नहीं है। तो ऐसी सूरत में मासेस की तरतीब बनानी पड़ेगी। अब मासेस के लिए 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन ए, आप एक्स ग्राम ले लो, सबका एक्स ग्राम एक्स ग्राम एक्स ग्राम, क्योंकि इक्वल मास कह रहे हैं ना बेटे वो। ऑप्शन बी 1 ग्राम ले लो, राइट। और एक और ऑप्शन है बेटे, एक्स ग्राम में भी आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अननोन वेरिएबल्स को सॉल्व करना मुश्किल होता है, कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है। 1 ग्राम में आपके पास डेसिमल फ्रैक्शंस मिल जाएंगी, और बेटे फास्ट कैलकुलेशन में डेसिमल फ्रैक्शंस रास्ते के जो है वो रास्ते की रुकावटें हैं, रास्ते के पत्थर हैं। तो बेटे तीसरा तरीका जो है, जो मैं आपको बता रहा हूं, इट इज कॉल्ड एचबीज मेथड। वो क्या है बेटे, आप जो तीनों गैसेस हैं उनके लिए आप क्या करोगे, assume the MR assume the greatest MR, यानी कि हमारे पास इसका MR 2 है, इसका 4 है और इसका 16 है। तो आप क्या करोगे, जो ग्रेटेस्ट MR है उसे एज्यूम करोगे। देखो हमने क्या बताया आपको यहाँ पे, इस मेथड में मैं क्या कह रहा हूं कि आप एज्यूम कर लो। भाई क्या एज्यूम कर लो, जो ग्रेटेस्ट MR है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहां देखो, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हीलियम, मास ऑफ CH4। क्या मास सपोज करना है, सबके लिए जो करना है बराबर होना चाहिए। तो सबसे बड़ा इसका था 16, तो मैंने सबके लिए 16 ले लिया। ये मेरी मर्जी में कुछ भी लूं। इक्वल मासेस की 3 कंडीशन मैंने आपको बता दी। अच्छा, इसका MR कितना होता है, कैपिटल M यानी मोलर मास 2, इसका मोलर मास 4, इसका मोलर मास 16। अच्छा, अब सबके मोल्स कैलकुलेट कर लो। तो बेटे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो मास ऑफ हाइड्रोजन 16 है, मोलर मास 2 है, आंसर आ गया 8 मोल। इसी तरह से मोल्स ऑफ हीलियम कैलकुलेट करने हैं, तो मास ऑफ हीलियम है डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हीलियम है। तो मास ऑफ हीलियम हो गया 16, मोलर मास हो गया 4, आंसर आ गया 4 मोल्स।
इसी तरह से मोल्स ऑफ मीथेन, सो बेसिकली मास ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मीथेन, तो बेटे 16/16 इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है भाई, 1 मोल। ये हमारे पास जो है आपके जो है चीजें आ गई आपके पास। नाउ अब जो है यहां पे टोटल मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो इट विल बी द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोल्स ऑफ हीलियम प्लस मोल्स ऑफ मीथेन। गॉट इट? तो बेटे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 8, मोल्स ऑफ हीलियम 4 एंड मोल्स ऑफ मीथेन 1। इन सबको ऐड कर लीजिए, 8 + 4 12 + 1 13 मोल्स। अब आप यहां से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं सर? 8, टोटल मोल 13, तो मोल फ्रैक्शन आ गया 8/13। मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम, so moles of helium divided by total moles, so it is equal to 4/13. Moles of methane is equal to, mole fraction of methane is equal to moles of methane divided by total moles, right? So basically it becomes 1/13. तो बेटे ये हमारे पास मोल फ्रैक्शंस हैं इनकी, राइट? और ये मोल फ्रैक्शंस आप देखें यहाँ पर आपको नजर नहीं आती हैं, ठीक है? यू कैन नॉट सी द मोल फ्रैक्शन हियर, तो लिहाजा इनमें से कोई भी मैच नहीं कर रही, तो आपका आंसर होगा डेल्टा, दैट इज नन ऑफ दीज। उम्मीद करता हूं बेटे आपको बात समझ में आई होगी। यहां तक कॉपी कीजिए, फिर यहां से आगे चलता हूं। कॉपी कर लिया बेटे? मिटा दूं? चलिए जी, अब कुछ अहम बातें बेटे यहाँ पे हमें करनी है। वो अहम बातें क्या है अभी डिस्कस करते हैं। बेटे इससे रिलेटेड एक और MCQ करते हैं। इक्वल मासेस ऑफ methanol, ethanol and water are present which one has maximum mole percentage? Option A methanol, option B ethanol, option C water, option D none of these। देखो बेटे यहां पर हमारे पास जो है इस सवाल का आंसर बहुत सिंपल है। आपके पास इक्वल मासेस गिवन है, तो जब इक्वल मासेस गिवन हो डिफरेंट सब्सटेंसेस के और पूछा ये जा रहा हो कि मोल परसेंटेज मैक्सिमम किसकी है, तो
तो आप सिंपली इनके मॉलिक्यूलर मासेस लिखें। देखिए मिथानॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, है ना बेटे। तो आपके पास जो है उसका मास हो जाएगा, भाई हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 16, है ना बेटे। और CH4 का 16 होता है, 16 32। अच्छा इथेनॉल पे आ जाइए C2H5OH, है ना। तो बेटे हमारे पास जो है 12 2 24 और 6 30 और 40 और 46 हो जाएगा, ठीक है 46 हो जाएगा। आप करके देख लीजिए इसको, जो है ना आपके पास जो है वो 30 और 16 46 है। और वाटर कितना है, वाटर का होता है H2O, तो 18। तो बेटे जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा, राइट, इस सिचुएशन में जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा बेटे उसकी मोल परसेंटेज सबसे ज्यादा होगी। तो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन है चार्ली, करेक्ट ऑप्शन चार्ली। फिर सुन लो कि अगर इक्वल मासेस गिवन है 3 या 4 या 5 या 6 सब्सटेंसेस के, और पूछा जाए कि भाई इक्वल मासेस गिवन है तो बताओ मैक्सिमम परसेंटेज किसकी होगी, सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी होगी मोल फ्रैक्शन वाइज, यानी मोल परसेंटेज सबसे ज्यादा किसकी होगी। तो बेटे आप जवाब देंगे उसकी होगी जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा। राइट, इस बात को अपने पास नोट कीजिए, अपने उर्दू हिंदी सिंधी जो भी आपको अच्छी आती हो उसमें आप लिख लीजिए, ठीक है बेटे। जल्दी से नोट करने का, फिर हम आगे चलेंगे। चलें आगे, चलें एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं बेटे। मोल फ्रैक्शन एंड पार्शियल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन एंड पार्शियल प्रेशर। देखो बेटा फर्स्ट कर लो, 3 गैसेस हैं A, B एंड C। और बेटे इनके पार्शियल प्रेशर है PA, PB एंड PC, ठीक है। अब मुझे अगर अच्छा, और जो टोटल प्रेशर होगा इट इज PT। अब मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ A, सो द फॉर्मूला इज PA अपॉन PT। टोटल प्रेशर से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आपके पास जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A आ जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ द पार्शियल प्रेशर वी कैन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। इसी तरह से इफ यू वांट टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ B, देन पार्शियल प्रेशर ऑफ B एंड टोटल प्रेशर, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ C, पार्शियल प्रेशर ऑफ C एंड टोटल प्रेशर। गॉट इट। तो बेटे ये हमारे पास जो है मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जो कि पार्शियल प्रेशर से एसोसिएट हो रहे थे, ठीक है। अब हम चलेंगे इंटर कन्वर्जन की तरफ और कुछ और यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ तक कॉपी कर लीजिए बेटे। ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ है MCAT के लिए, यानी ECAT वाले बच्चे इसको चाहें तो बेटे छोड़ दें, MCAT वाले बच्चे लाजमी करेंगे। हमसे कह रहा है कि सी वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो 5.65 इंटू 10⁻³ है इन 1 kg में। तो हमें बताना है कि पार्ट्स पर मिलियन में कंसंट्रेशन क्या होगी, पार्ट्स पर मिलियन में कंसंट्रेशन क्या होगी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो बेटे हमारे पास ppm पार्ट्स पर मिलियन
फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट, ये हमारे पास ग्राम में होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट ये भी हमारे पास ग्राम में होगा, एंड मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6। तो बेटे सॉल्यूट का मास कितना है 5.65 इंटू 10 पावर -3, और सॉल्वेंट को ग्राम में होना चाहिए तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000। 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है, और मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसका तरीक़ेकार है। तो बेटे अगर हम यहाँ पर इस कैलकुलेशन में देखें तो हमें जो है ना कुछ डेसिमल फ्रैक्शंस को निगलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे 5.65 है, अब 5.65 जो है इसमें से 65 को छोड़ दीजिए, सिर्फ 5 को ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 5 10 पावर -3, और बेटे यहाँ पे 10 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6। ठीक है, अब देखिए ये जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। व्हेन डिनोमिनेटर इज कन्वर्टेड इनटू न्यूमरेटर देन द साइन ऑफ पावर इज चेंज, तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। 10 - 3 ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 10 - 3 10 - 3, ये 10 - 3 ये रहा, ये वाला 10 3 -3 हो गया, और ये 10 पावर 6। अब ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 5, राइट। अब देखिए 5 के नियरेस्ट कौन सी वैल्यू है अल्फा, सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटे, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा बेटे, अब मैं इसको रब कर दूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। बेटा अब टॉपिक है हमारे पास इंटर कन्वर्जन ऑफ वेरियस कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन। बेटा ये एमकेट ईकेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन एमकेट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हमारे पास 8% वेट बाय NaCl सॉल्यूशन है, और उसकी हमें मोलैलिटी मालूम करनी है। 8% वेट बाय वेट सॉल्यूशन का मतलब क्या है? 8% वेट बाय वेट सॉल्यूशन का मतलब ये है कि बेटे हमारे पास यहाँ पे 8 ग्राम NaCl है, और उसे हमने 100 ग्राम सॉल्यूशन बना लिया, यानी 8 ग्राम NaCl इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। लेकिन जब हम मोलैलिटी की बात करते हैं तो बेटे मोलैलिटी के अंदर हम सॉल्यूशन की बात नहीं करते, बल्कि हम किसकी बात करते हैं? वी डिस्कस अबाउट द सॉल्वेंट। हम सॉल्वेंट की बात करते हैं, सॉल्यूशन की बात नहीं करते, बल्कि हम सॉल्वेंट की बात करते हैं। तो लिहाजा अगर आपको यहां से सॉल्वेंट का मास निकालना है तो याद रखिएगा सॉल्वेंट का मास कैसे निकलता है? सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। सॉल्यूशन 100 है, सॉल्यूट 8 है, तो 92 ग्राम ये सॉल्वेंट का मास आ गया। तो यानी यहां पे 92 ग्राम सॉल्वेंट है। गॉट इट? बात समझ में आ रही है?
क्लियर हो रही है बात? 92 ग्राम जो है वो हमारे पास सॉल्वेंट है। अब हम आगे चलेंगे। अच्छा बेटा देखो एक और बात समझो, लेकिन उससे पहले मैं फॉर्मूला तुम्हें बता दूं। फॉर्मूला क्या होता है मोलैलिटी का? मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय mr मल्टीप्लाई बाय 1000। यहां 1000 क्यों लिखा? क्योंकि सॉल्वेंट ग्राम में है 92। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्वेंट का मास है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अगर किलोग्राम में होता तो यहां पे 1000 नहीं आता, बल्कि इसकी जगह 1 आ जाता। इस वक्त ग्राम में है। आप चाहें तो डायरेक्ट कर दें, यहां पे इस वक्त ग्राम को डायरेक्ट किलोग्राम में कर दें, ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा बेटे मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 8। NaCl का मोलर मास कितना होता है? अगर बात करें NaCl के मोलर मास की तो बेटे Na 23 होता है और ये 35.5 होता है। तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो हमारे पास 58.5 यहां पर आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000 और ये कितना हो गया? 92। अब बेटे राउंडिंग ऑफ करना जरूरी है। देखिए राउंडिंग ऑफ करके हम आसानी से आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो राउंडिंग ऑफ जब आप करेंगे तो आपको आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। देखो बेटे विदाउट कैलकुलेटर ना इसको करना जरा मुश्किल काम है। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो 8 है तो 8 को 10 मान लिया, इस 8 को 10 मान लिया मैंने, 58.5 को 60 मान लिया, 1000 एज इट इज, 92 को 90 मान लिया। ठीक है, अब कैंसिलेशन कर लो, 10 1 जा 10 और 10 6 जा 60, 10 100 जा 1000 और 10 9 जा हमारे पास कितना हो जाएगा? 10 9 जा बिकम्स, बोलो बोलो बोलो, यस 10 9 जा हमारे पास हो जाएगा 90। अब बेटे ये हो गया 100 और 6 9 जा 54। ठीक है, 6 9 जा 54। अच्छा अब आप इसको चाहो तो 50 मान लो, चाहो तो 60 मान लो। मैं 60 मान लेता हूं। अगर मैं इसको 60 मान लूं तो बेटे देखो क्या हो जाएगा। एक वो आसान सा तरीका जो बचपन में करते थे, 0 0 कैंसिल, गलत होता है, बदतमीजी होती है, लेकिन समझने के लिए। तो 10/6 आ गया। 10/6 का आंसर क्या आएगा बेटे? 1.4। 10/6 का आंसर आएगा हमारे पास, सॉरी ये 1.6। अब देखो 1.6 के नियरेस्ट कौन सी वैल्यू है? विच वैल्यू इज द नियरेस्ट टू 1.6? तो बेटे 1.6 के नियरेस्ट ब्रावो है, सो ब्रावो इज द करेक्ट ऑप्शन। ब्रावो इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक हो गया बेटे, अब इसको नोट कर लो, फिर मैं जो है इससे आगे की बातें शुरू करता हूं। कर लिया, चलें आगे, मिटा दूं, चलें जी। सो इसको रफ कर देते हैं और अगले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं बेटे। तो ये हमने वेट बाय वेट को मोलैलिटी में कन्वर्ट किया। बेटे अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, या अगला हमारे पास एमसीक्यू जो है, उसमें पहले हमने मोलैलिटी की बात कर ली थी, अब हम बात कर लेते हैं मोलैरिटी की।
राइट। द मोलैरिटी ऑफ 36% वेट बाय वेट HCl सॉल्यूशन, जिसकी डेंसिटी हमें दी हुई है 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज डैश, क्या होगी। अब हमें ये सवाल सॉल्व करना है। अच्छा, अब इसमें एक छोटी सी बात तो तुम ये समझ लो कि 36% वेट बाय वेट का मतलब क्या है। 36% बेटे वेट बाय वेट का मतलब हो गया कि 36 ग्राम HCl है और 100 ग्राम सॉल्यूशन। अच्छा, अब सॉल्वेंट निकालना चाहते हो तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट माइनस कर दो, ये तो तुम्हारा सॉल्यूट है ना, तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट माइनस कर दो। जब तुम सॉल्यूशन में से सॉल्यूट माइनस करोगे तो तुम्हारे पास सॉल्वेंट आ जाएगा। तो 100 माइनस 36 कितना होता है भाई, मुझे बता दो जरा जल्दी से। है भाई, कितना होता है? 64। 64 ऐसा ही ना भाई, ये सॉल्वेंट है। अच्छा, मुझे यहाँ पे सॉल्वेंट की ज़रूरत नहीं है, क्यों बेटे? इसलिए मुझे तो सॉल्यूशन की ज़रूरत है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये जो मोलैरिटी है, ठीक है बेटे, मोलैरिटी जो है वो तो सॉल्यूशन चाहती है, यानी उसमें बात होती है सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन की बात होती है। सो आई नीड सॉल्यूशन, मुझे सॉल्यूशन चाहिए। और सॉल्यूशन भी कितना चाहिए होता है, याद रख लेना, 1 dm क्यूब या 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 dm क्यूब या 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम कैसे डिसाइड करें कि dm क्यूब लेना है या सेंटीमीटर क्यूब लेना है? तो देखो बेटे, यहां हिंट दिया हुआ है, ये रहा तुम्हारा हिंट। हिंट में क्या दिया हुआ है? सेंटीमीटर क्यूब। तो आप कौन सा यूनिट लोगे? आप सेंटीमीटर क्यूब वाला यूनिट लोगे। आप कौन सा यूनिट लोगे? आप सेंटीमीटर क्यूब वाला यूनिट लोगे। बोलो भाई, बात समझ में आ गई? कौन सा यूनिट आपको लेने की जरूरत है जनाब? सेंटीमीटर क्यूब वाला यूनिट लेने की आपको जरूरत है। चलें आगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो ये सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास जो है मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आगे जा रहा हूं, आगे की बातें सुनते जा रहा हूं गौर से। बेटा, ये वाला हिस्सा हो गया। अब मुझे मोलैरिटी मालूम करनी है और इसमें हिंट दिया हुआ है डेंसिटी। याद रखना कि मोलैरिटी के सवाल में डेंसिटी देना जरूरी है, मोलैरिटी के सवाल में डेंसिटी देना जरूरी है। अच्छा, अब हम डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है भाई? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है बेटे। अच्छा, डेंसिटी कितनी गिवन है? 1.19, राइट, ये डेंसिटी गिवन है। मास, हमें मास मालूम करना है ना। वॉल्यूम, वॉल्यूम तो सवाल में है ही नहीं कोई, तो बेटे याद रखना इनडायरेक्टली वॉल्यूम दिया हुआ है। मोलैरिटी है तो मोलैरिटी के लिए आप या तो 1 dm क्यूब ले सकते हो या 1000। कौन सा लेंगे? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कैसे पता? यहां से हिंट मिला, जो सिस्टम में जो सवाल में यूनिट चल रहा है वही यूनिट लेके चलेंगे हम। तो इसलिए मैं वॉल्यूम की जगह यहां पे क्या रख रहा हूं? 1000 विच इज द सेंटीमीटर क्यूब। अब बेटे इसको वहां ले जाइए तो मास विल बी इक्वल टू 1.19 into 1000 and it will be equal to 1190 ग्राम। ये मेरे पास मास आ गया। इट इज द मास। ठीक हो गया। अच्छा, अब सुनो गौर से, ये काम कर लिया आपने। अच्छा, अब आप बोलोगे सर इतना लंबा चल रहा है। लंबा नहीं चल रहा, ये तो मैं समझा डिटेल में रहा हूं इसलिए लंबा चल रहा है, क्योंकि आप पहली दफा कर रहे हैं। सेंथ बोर्ड के बच्चों ने इस तरह के न्यूमेरिकल किए नहीं होते, उनके थ्योरी में होते ही नहीं है। और अगर किसी ने कोई ऐसा भाई निकल आया जिसने किए हुए हों तो बेटे फिर वो कब कब भूल चुका होगा, और फिर हमें तो सबको लेके चलना है भाई। अच्छा, अब ये डेंसिटी मैंने यहां से मास डेंसिटी की मदद से मैंने मास निकाल लिया। अच्छा, अब सुनो बेटा, 100 ग्राम सॉल्यूशन है। कितना है? 100 ग्राम सॉल्यूशन है।
तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है? 36 ग्राम सॉल्यूट है। अभी हमने देखा 36 ग्राम सॉल्यूट है, यहां पर आ गया। तो बेटे 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा? 36 डिवाइडेड बाय 100, डिवाइड बाय 100, ठीक है। अच्छा, अब 1190 ग्राम सॉल्यूशन में, यहां से हमने सॉल्यूशन का मास निकाला था, तो 1190 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा बेटा? 36 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1190, ठीक है। अब अगेन इसको सॉल्व करना है, तो बेटे इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है ना, अगर आप कोई लंबे चौड़े मेथड से काम करेंगे तो बेटे फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको राउंडिंग ऑफ डेटा का जो तरीक़ाकार हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है, आप उसको लेके चल लीजिए यहाँ पे। अच्छा बेटे, तो राउंडिंग ऑफ डेटा का तरीका अपना लीजिए। 36 है, अब 36 को आप 40 भी कर सकते हो, 35 भी कर सकते हो। देखो जब 36 को 40 करोगे तो जो तुम वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू तुम्हारी आएगी, ठीक है, वो बहुत बड़ी होगी, तो तुम्हारा आंसर उससे लाजमी छोटा होना चाहिए। यहां देखो मैं करने जा रहा हूं 36 अपॉन 100 है, तो 36 को मैं 40 मान लेता हूं अपॉन 100, और 1190 को 1200 मान लेता हूं बेटा। अब वही बदतमीजी वाला मैथ्स का तरीका, मैथ्स में जो बदतमीजी हम करते हैं, हालांकि होना नहीं चाहिए, गुना मिलेगा इससे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गया? 12 0 0 और 12 4 ज़ा राइट 48 होता है। तो 480 ग्राम आ गए मेरे पास सॉल्यूट के, जो कि HCl है, ठीक है। अब बेटे आखिरी काम क्या करना है? आखिरी काम मोल्स निकालने हैं। मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है? 480, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा आ रहा है 480, ठीक है। आप चाहो तो इसको अपनी मर्जी से, मिसाल के तौर पर चूंकि ये ज़्यादा आ रहा है, मैं अपनी मर्जी से इसको राउंड ऑफ करके जो है वो 450 कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, वरना आप 480 लेके चलो, लेकिन जो आपकी वैल्यू आएगी वो बड़ी आएगी, आपका आंसर उससे छोटा होगा। 480, अच्छा मोलर मास कितना होता है? 36.5। अब ये 36.5 है ना बेटा, तो इसको 40 कर लो। 480 डिवाइडेड बाय 40, 0 से 0 कैंसिल, सो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। तो हमारे पास आंसर आ गया 12 मोल्स। एक्चुअली हमारा आंसर 12 मोल से कम होगा, एक्चुअली हमारा आंसर 12 मोल से कम होगा, तो हमारा आंसर 12 मोल से कम होना चाहिए। खैर, अब चलिए आगे चलते हैं। तो मोलैरिटी कैसे निकालते हैं? कैपिटल है मोलैरिटी, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में होना चाहिए? डीएम क्यूब में, राइट, या सेंटीमीटर क्यूब में होगा, तो आप 1000 ले लोगे। तो हमने आपको बताया था वॉल्यूम अगर सेंटीमीटर क्यूब में होगा तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा। अच्छा, मोल्स कितने हैं सर? 12। वॉल्यूम कितना है? 1000। क्यों 1000? बेटा आपको बताया था 1000 लिया हमने, देखो 1000 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1000, 1000 कैंसिल, आंसर आ गया 12 मोलर। अब ये जो 12 मोलर है, ये आंसर तुम्हारे, तुमने बढ़ाई थी वैल्यूज, तो ये बड़ा आंसर आ रहा है। तुम्हारा आंसर 12 से छोटा होना चाहिए, तो 12 के नियरेस्ट और छोटा कौन है? यस यू आर राइट, इट्स चार्ली। तो बेटे 3 से 4 मरतबा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद इसका शॉर्टकट भी है, लेकिन पहले आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद शॉर्टकट सिखाऊंगा। देखिए इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने राइट बेटे डेंसिटी की मदद से पहले हमने मास कैलकुलेट किया, डेंसिटी की मदद से हमने मास कैलकुलेट किया। जब हमने मास कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, ये मास ऑफ हमारे पास सॉल्यूशन था। जब मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया तो मास ऑफ सॉल्यूशन से हमने मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट किया। मास ऑफ सॉल्यूशन करने के बाद हमने मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट किया, और फिर मास ऑफ सॉल्यूट को हमने कन्वर्ट किया मोल में, और फिर मोल को हमने कन्वर्ट किया कैपिटल एम यानी कि मोलैरिटी में।
ठीक है बेटे, यहाँ पे हमने सपोजिशन की कि हमने वॉल्यूम कितना लिया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। मैं 1 dm क्यूब भी ले सकता था, लेकिन 1000 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे हिंट दिया हुआ है कि सेंटीमीटर क्यूब में लो। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट किस में आया? ग्राम के अंदर। यहाँ पे भी मास किस में आया? ग्राम के अंदर। ठीक है, मोल के लिए किससे डिवाइड किया? डिवाइडेड बाय मोलर मास। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी बेटे, इसे नोट कीजिए। बज़ाहिर बड़ा लग रहा है, लेकिन बेटे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 4 से 5 मरतबा करेंगे। शॉर्टकट भी है, लेकिन अभी शॉर्टकट बता दूंगा तो कुछ भी समझ में आने वाला बोलो भाई नहीं है। अब इसको जल्दी से कॉपी कर लो, फिर मैं आगे चल रहा हूं। मिटा दूं? चलो बेटा रब करते हैं। तो ये एम कैट के बच्चे जो हैं और ई कैट वालों के लिए कैलकुलेशन वगैरह आसान होगा। ठीक है, अभी देखिए कैलकुलेशन के अंदर मैं आपको ज्यादातर फोकस करवा रहा हूं कि रिमूवल ऑफ डेसिमल्स, ठीक है, एंड राउंडिंग ऑफ नंबर्स। तो इसके ऊपर मैं आप लोगों को फोकस करवा रहा हूं। ठीक है, शॉर्टकट्स भी हैं बेटे, ठीक है, तो वो भी आप लोगों को सिखाएंगे, लेकिन पहले आप जो है तरीका सीख लें। बहुत सारे बच्चों को बेटे इन सवालों के बारे में पता ही नहीं होता। यानी कि अगर आप प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग सिंध बोर्ड से कर रहे हैं, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं कि आप में से 100 में से कोई एक बच्चा होगा जो इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स को जानता होगा। अदरवाइज जो है उसके लिए ये बात ही जो है ना वो अजीब सी होगी कि यार इंटर कन्वर्जन जो है वो होती क्या है, या इंटर कन्वर्जन किसे कहते हैं, वगैरह वगैरह। तो लिहाजा हमारे पास जो है ना बच्चों के लिए बड़ा जो है ना एक अजीब सा मौमा सा हो जाता है, या अजीब सी जो है वो उनके लिए कंडीशन सी हो जाती है भाई, वो फिर बताना उनको एक्सप्लेन करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। ठीक है मेरा बेटा, तो लिहाजा ये हमारे पास जो है चीज़ें हैं, अभी इनके ऊपर आगे बात करेंगे। ठीक है, अच्छा बेटी अब जरा देखिए एक और एमसीक्यू है हमारे पास। 9.2 मोलर HClO3 जिसकी डेंसिटी 1.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है हमें दिया गया है, और इसकी जो परसेंटेज बाय वेट ऑफ HClO3 हमें मालूम करनी है। ठीक है, अच्छा अब देखो परसेंटेज बाय वेट का फॉर्मूला क्या है। परसेंटेज बाय वेट का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। यानी मुझे दो चीजें चाहिए, यहां से मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए और मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। अच्छा पहले मैं बात कर लेता हूं मास ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। देखो मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो। 9.2 मोलर HClO3 का मतलब है कि 9.2 मोल डिसॉल्व हुए में किसके अंदर 1 डेसीमीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब में। अच्छा अब देखो यहाँ पे मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मोल्स कितने हैं 9.2, मोलर मास निकालो HClO3 का 1 + 35.5 और 16 3 = 48। इन सबको ऐड करोगे तो 100.5 मास आ जाएगा। 100.5 वेरीफाई भी कर लेते हैं इसे कि भाई हमारे पास जो है कैलकुलेटर से पूछ लेते हैं क्या कहता है वो। वैसे बगैर कैलकुलेटर के भी कर सकते हैं, वक्त बचाने के लिए कर रहे हैं। 35.5 + 16 × 3 तो हमारे पास जो है अच्छा थोड़ा चेंज आ रहा है मास, शायद हम कुछ गलती कर रहे हैं मोलर मास में। अच्छा बेटे एक थोड़ी सी इसको कर लें, क्वेश्चन में ना HClO4 है, ठीक है, तो HClO4 के ऊपर हमें काम करना है। ये HClO4 है तो फिर हमारे पास 100.5 आ जाएगा। आप कर लें ये 16 4 64 हो जाएगा, और 64 जो है और 1
65 एंड 35.5, 1.5 आ जाएगा। हमें मास मालूम करना है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब 105 जो है 100.5 को बदल ली जाइए, तो मास इज इक्वल टू 9.2 मल्टीप्लाई बाय 100.5। बेटा अब मैं आपसे ये कहता हूँ, जो मैं आपको बताता हूँ वो ये कि आप डेसिमल्स को हटा दीजिए, यहाँ से 0.2 हटा दीजिए, 0.5, तो क्या रह जाएगा, यहाँ 9 और यहाँ पे 100, कैलकुलेशन आसान हो गई। सो 900 ग्राम, ये हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। अब हम मास ऑफ सॉल्वेंट पे काम कर लेते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट का तरीका जो हमने पहले देखा था बेटे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी दी हुई है 1.54 ग्राम। मैंने कहा था यहाँ पे वॉल्यूम या तो आप 1 dm³ ले सकते हैं या 1000 सेंटीमीटर क्यूब, चूँकि यहाँ सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है तो लिहाजा आप 1000 लेंगे। ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ से मास निकालना है तो बेटे इसको वहाँ ले जाइए। सो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1.54, आई मीन मास ऑफ, सॉरी इट्स अ सॉल्यूशन ना, मैंने सॉल्वेंट लिख दिया, हमें सॉल्यूशन का मास चाहिए ना बेटे, तो इंटू 1000, तो बेटे ये हो गया 1540 ग्राम। ये मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, ये मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट आ गया और ये मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। ये दो मासेस हमारे पास यहाँ पर आ गए, ठीक हो गया, ठीक है। अब ये जो दो मासेस हमारे पास आए हैं, राइट, इन दो मासेस में जो है हमें इनको जो है वो यहाँ पे हमें पुट करना है, हम यहाँ पुट करेंगे और हम अपना आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना आया 900 और मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे सॉल्यूशन कितना आ गया 1540 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटे 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये ज़रा सी कैलकुलेशन मुश्किल हो रही है, तो हम क्या करते हैं, इसको 1540 को 1500 मान लेते हैं, तो 900 और इसको 1500 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर वो बदतमीज़ी, मैथ्स की बदतमीज़ी कहलाती है भाई ये, कि हमारे पास 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। तो अब हमारे पास क्या बच गया, ऊपर बच गया 900 और नीचे बच गया 15, 15 1 15, 15 6 90 और ये 0 एज इट इज़, तो आंसर आ गया 60, ठीक है। तो परसेंटेज आ गई 60%। अब 60% के नियरेस्ट कौन सी वैल्यू है, तो बेटे 60% के नियरेस्ट ब्रावो है, सो ब्रावो इज़ योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। प्लीज़ इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। मिटा दूं, तो बेटे ये इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की बात चल रही है हमारे पास। जी अब एक सवाल और आपके सामने लेकर आ रहा हूं। बेसिकली इंटर कन्वर्जन के टॉपिक में मैं इसको कवर करता हूं। देखो बेटे, एमसीक्यू क्या है, हमने यहां पर 18 ml हमने क्या ले लिया वाटर, राइट, 18 ml HCl solution as concentration 0.5 molar at 25 degree centigrade
if (12 ml of water is added, then the new concentration is dash. तो हमारी जो न्यू कंसंट्रेशन है बेटे वो क्या होनी चाहिए, राइट? अब ये न्यू कंसंट्रेशन के बारे में हमसे सवाल किया जा रहा है कि हमारी जो न्यू कंसंट्रेशन है वो क्या होगी। तो अब इसके ऊपर हम बात करते हैं, इसके ऑप्शंस लिखते हैं। देखो बेटे, अब इस सवाल को जरा गौर से देखो। देखो बेटे, ऑप्शन है 0.1 मोलर, 0.2 मोलर, 0.3 मोलर, 0.4 मोलर, ये इसके ऑप्शन है। अच्छा, अब देखो हमारे पास यहाँ फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा बेटे। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि टेम्परेचर का यहाँ पर कोई काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब फॉर्मूला अप्लाई होगा m1 मल्टीप्लाई बाय v1 इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाई बाय v2, है ना भाई। यहां तक बहुत से बच्चों को ऑलरेडी आता भी होता है। एक गलती होती है यहाँ पे, बहुत बड़ी गलती होती है, जिस वजह से न्यूमेरिकल एमसीक्यू जो है वो गलत हो जाता है बेटे। अच्छा, अब सुनो थोड़ा गौर से बेटे, हमारे पास ये 18 ml है, तो ये हमारा m1 है, ये हमारी v1 है, और ये हमारे पास कंसंट्रेशन है, तो ये कंसंट्रेशन हो गई m1, ठीक हो गया। अच्छा, अब कह रहा है व्हाट इज द न्यू कंसंट्रेशन, वो न्यू कंसंट्रेशन पूछ रहा है, तो न्यू कंसंट्रेशन m2 हो गई। 12 ml ऑफ वाटर इज एडेड, तो यहां गलती होती है। देखो मैं तुम्हें समझाता हूं। ये मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर 18 ml है सोल्यूशन। कितना है? 18 ml। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया 12 ml, तो अब एक नया सोल्यूशन बन गया, राइट बेटे। 18 में 12 ml वाटर ऐड हो गया, तो 18 प्लस 12 इज इक्वल टू 30 ml। तो ये सोल्यूशन A है, ये सोल्यूशन B है। सोल्यूशन A के m1 है, v1 है 18 ml, राइट, और सोल्यूशन 1 की कंसंट्रेशन है 0.5, सवाल में गिवन है 0.5 मोलर, और v2 यहाँ पे 30 ml होगा, और जो m2 है वो हमें मालूम करना है। तो बच्चा गलती ये करता है कि वो इस 12 ml को v2 मान लेता है, इस 12 ml को v2 मान लेता है, ये उसकी गलती होती है। तो बेटे v2 इसको नहीं मानना आपने जो v2 मानना है बेसिकली वो v2 मानना है किसको, राइट, जो आप इसमें ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करके जो वॉल्यूम आएगा वो आपका v2 होगा। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। देखो मैंने आपको समझाया, 12 ml डाल दिया, अब नया सोल्यूशन बन गया, तो नया सोल्यूशन की वॉल्यूम कितना है? 30 ml है, ना 18 है 12 है। अच्छा, अब देखो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 18 ml 0.5 मोलर है, 18 ml, m2 पता करना है, और v2 कितना आ गया? 30। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू 9, m2 मल्टीप्लाई बाय 30, 30 डिवाइड हो रहा है, यहाँ ले आओ, 9/30, सो बेसिकली इज इक्वल टू m2, ये m2 के बराबर है। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटे, इसको सॉल्व 9 1 जा 9, अच्छा ऐसे कर लेते, चलो इसको 10 कर लो, तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। तो 1/3, तो बेटे 1/3 0.33 के बराबर होता है, 1/3 इज इक्वल टू 0.3, तो 9 को 10 करने से जिंदगी आसान हो गई। तो लिहाजा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 0.3 मोलर। बेटे नोट कीजिए इसको। मिटा दूं?
तो बेटे गलती समझ में आई कि यहाँ पे गलती क्या होती है बच्चों से, ठीक है। अच्छा बेटे अब आगे बात शुरू करते हैं। देखो एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस। तो बेटे एसिडिटी ऑफ बेस क्या है? नंबर ऑफ OH negative ions which can be in base, which can be ionized, जो आयोनाइज हो सके। अब देखो NaOH में कितने OH हैं? 1। तो बेटी इसकी एसिडिटी क्या होगी? इसकी एसिडिटी 1 होगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 हैं तो इसकी एसिडिटी 2 होगी। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में 3 OH हैं तो इसकी एसिडिटी 3 होगी। फिर देखिए बेटे एक और चीज़ है जिसे हम कहते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो बेटे बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है? नंबर ऑफ H पॉजिटिव in a base, sorry, in an acid which can be ionized, जो आयोनाइज हो सके तो उन्हें हम नाम देते हैं किसका? H पॉजिटिव, उसको हम नाम देते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड का। जैसे अगर HCl है तो HCl में एक H, बेटे हर HCl एक H रिलीज करता है तो इसकी बेसिसिटी कितनी हुई? 1। H2SO4 इसकी बेसिसिटी 2। H3PO4 की बेसिसिटी 3। जस्ट फॉर नॉलेज बता रहा हूं, इसको मोनो एसिडिक बेस भी कहते हैं, इसे डाई एसिडिक बेस कहते हैं और इसे ट्राई एसिडिक बेस कहते हैं। इसी तरह इसे मोनो बेसिक एसिड, इसे डाई बेसिक एसिड, इसे ट्राई बेसिक एसिड, इसे चलो छोड़ो ज़्यादा रहेगा, मोनोप्रोडिक, डायप्रोडिक और ट्राइप्रोडिक भी कहते हैं। ठीक है, तो इतना याद रख लो पहले बेटे, फिर आगे चलते हैं। इसको नोट करो। ये बताने का मकसद एक नए टॉपिक की बेस बनाना है बेटे, जो इंटर कन्वर्जन से रिलेटेड है। मिटा दें। अब देखो बेटे एक MCQ आता है हमारे पास। देखो इस बीकर में हमारे पास एक एसिड है, ठीक है, और वो एसिड कौन सा है? वो एसिड है H2SO4। बेटे इस एसिड का जो वॉल्यूम है फर्ज कर लेते हैं वो है 10 ml, ठीक है,
और इसकी जो कंसंट्रेशन है यानी मोलैरिटी है वो 0.5 मोलर है। ठीक है, अब ये एक और हमारे पास है, इसका वॉल्यूम भी 10 ml है, लेकिन ये एक बेस है। फर्ज कर लो ये NaOH है, तो हमें इसकी मोलैरिटी पता करनी है। देखो, चूंकि इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मुझे मालूम है, तो ऐसे सॉल्यूशन को नोन या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहेंगे, और चूंकि इसकी कंसंट्रेशन नहीं मालूम तो इसे अननोन या अनस्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहेंगे। अब एमसीक्यू ये दिया हुआ है, इस तरह से पिक्स दी हुई हैं और पूछ रहे हैं द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH is dash required to neutralize given sample of acid। जो गिवन सैंपल ऑफ एसिड है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास जो बेस है उसकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए। तो बेटे ऑप्शन ए है 0.5 मोलर, ऑप्शन बी ले लेते हैं 1 मोलर, ऑप्शन सी ले लेते हैं 1.5 मोलर और ऑप्शन डी ले लेते हैं 2 मोलर। ये हमारे पास जो है इसकी जो है कंसंट्रेशंस है। अच्छा, अब देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, मोलैरिटी ऑफ एसिड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ एसिड। नहीं ऐसे नहीं बोलते, बुरी बात है। मल्टीप्लाई बाय बी, बी क्या है, बेसिसिटी। मोलैरिटी ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय एसिडिटी। अच्छा, मोलैरिटी ऑफ एसिड कितनी है बेटे, मोलैरिटी ऑफ एसिड है मेरे पास 0.5, वॉल्यूम ऑफ एसिड 10 ml और जो बेसिसिटी है वो 2 है। 2 क्यों है, H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है। अच्छा, मोलैरिटी ऑफ बेस मालूम करनी है, वॉल्यूम ऑफ बेस 10 है, एसिडिटी कितनी होगी, NaOH में कितने OH है 1, तो 1 होगी। अच्छा भाई, इन सबको सिंप्लीफाई कर लो, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10 MB। मुन्ना भाई 10 1 जा 10 हो गया। अब 10 से 10 कैंसिल, तो बेटे MB की वैल्यू कितनी आ गई 1 मोलर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, तो करेक्ट आंसर इज ब्रावो, राइट। तो बेटे ब्रावो इज द करेक्ट आंसर। सही है भाई, तो यहां तक की बात आपको यकीनन समझ में आ गई होगी। बेटे अब नॉर्मेलिटी के ऊपर हमारी जो है ना वो पहले आप नोट कर ले, फिर मैं बात आगे करता हूं। चले, उम्मीद है नोट कर लिया होगा। बेटे अब नॉर्मेलिटी के ऊपर बात करनी है कि नॉर्मेलिटी और उससे रिलेटेड जो इंटर कन्वर्जन के सवालात हैं वो हम जो है नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह जो है उसको नेक्स्ट पार्ट में करने के बाद जो है हम जो है वो उसके साथ और टॉपिक भी कवर करेंगे। बेटे आज के लिए गुफ्तगू यहीं तक। आप अपने टीचर सर हसन को इजाज़त दीजिए। आज की क्लास के अंदर आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी हैं जो एमकेट और ईकेट के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटे इनको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। एक दफ़ा वीडियो देखना एमकेट वालों के लिए तो काफ़ी है ही नहीं, कम से कम 6 दफ़ा देखेंगे तो बेटे बरकत होगी। एक दफ़ा जो देख के बंद कर देगा तो बेटे वो उसे पाप लगेगा, वो नर्क में जाएगा, देख लेना। ठीक हो गया, आगे चले। तो जनाब आज के लिए गुफ्तगू यहीं तक। अल्लाह हाफिज़।